जय हिंद साथियों, स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के उच्च न्यायालय के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोग इससे पहले अनुच्छेद 213 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे की इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय है क्या, उच्च न्यायालय के बारे में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें उच्च न्यायालय की व्यवस्था में है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, इनके अंदर रीट की प्रक्रिया क्या है, हम उच्च न्यायालय कैसे जा सकते हैं, सारा चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 214 पे आते हैं। अनुच्छेद जो 214 ये कहता है कि हाई कोर्ट के गठन की चर्चा। हाई कोर्ट का गठन होगा कैसे, पहले चीजें जो उच्च न्यायालय है इसका गठन कैसे होगा। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होगा। ये कंफर्म उन्होंने कहा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा। दूसरा, यदि राज्य बड़ा है तो राज्य में उस हाई कोर्ट के ब्रांच यानी खंडपीठ खोले जाएंगे। अगर कोई राज्य बड़ा है तो उसके खंडपीठ खोले जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, और उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक जो लंबाई है वो 640 के करीब है। तो बात यह है कि यहां तक ट्रेवल करना आसान नहीं है, तो उसके एक और खंडपीठ खोला गया। जो यूपी का हाई कोर्ट है वो प्रयागराज, यानी पहले इलाहाबाद अब प्रयागराज नाम परिवर्तित हो गया, तो प्रयागराज है खंडपीठ लखनऊ है। जो खंडपीठ है वो लखनऊ है। तो अगर कोई राज्य है तो इसके राज्य में उसके ब्रांच यानी खंडपीठ खोले जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 214 कहता है। अगर कई छोटे छोटे राज्य हैं तो उनका एक संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो भारत में हाईकोर्ट की जो स्थापना है वो 1861 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि जो हाईकोर्ट की व्यवस्था है, हाईकोर्ट किस अधिनियम के तहत आया। 1861 के अधिनियम के तहत आया, और 1862 में 3 हाईकोर्टों का गठन किया गया। कौन कौन? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। इनके तहत हाईकोर्ट बनाए गए। 1862 के अधिनियम में 3 हाईकोर्टों का गठन किया गया, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाईकोर्ट। तो कई बार पूछा है कि हाईकोर्ट का निर्माण कब हुआ, किस अधिनियम के तहत। 1861 का अधिनियम आता है। 1862 में 3 हाईकोर्ट बने, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये तीनों इंपॉर्टेंट रखिएगा। हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या का है, वृद्धि का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो संसद को है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें और इसमें जजों की संख्या को बढ़ाना है, जो जज हैं, जज की अगर संख्या को बढ़ाना है तो संसद में विधेयक आता है और संसद इसकी संख्या बढ़ाते हैं। लेकिन अगर राज्य हाईकोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि करना है तो ये राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, ये योग्यता क्या क्या है, हाई कोर्ट के जो जज बनने के लिए योग्यता है वो क्या होना चाहिए कि आप हाई कोर्ट के जज बन सके। उसके लिए क्या है कि जिला न्यायालय में कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप 10 साल या 10 वर्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत किए हों, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही 5 वर्ष तक जज का कार्य किए हों, कार्यभार संभाले हों, तब आप कम और राज्यपाल के नजर में कानून का अच्छा आप अगर जानकार हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये दोनों मिलकर और राज्यपाल मिलकर किससे करते हैं, राष्ट्रपति को भेजते हैं। यानी पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है और राज्यपाल, तीनों मिलकर सिफारिश किसको भेजेंगे, राष्ट्रपति को भेजते हैं।
और राष्ट्रपति इनके नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए भेजते हैं। ठीक है, अब ये भेजेंगे क्या, इसकी प्रक्रिया बता चुके हैं और इनकी प्रक्रिया के तहत क्लोजियम जैसी प्रणाली बनती है और नियुक्ति भेजेंगे कि इनकी नियुक्ति किया जाए इनके आधार पर। सुप्रीम कोर्ट में क्लोजियम प्रणाली है और राज्य में हाई कोर्टों में सीजेआई, राज्यपाल और उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, वो कहाँ भेजेंगे, हाई कोर्ट में भेजेंगे जिला जजों से। ठीक है, सर्वाधिक जजों की बात कर लेते हैं तो अभी तक कहाँ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसमें है। इसमें कुल जजों की जो संख्या है 160 जज हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। इससे बड़े न्यायालय कहीं नहीं है, इससे ज्यादा जजों की संख्या भी नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866, इसमें 160 जजों का प्रावधान है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। सर्वाधिक राज्यों का जो क्षेत्राधिकार है गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास है। अभी कहा था कि सभी राज्यों के पास एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन अगर राज्य छोटा है तो वो एक ही हाईकोर्ट के अंतर्गत आ सकते हैं, उनके कार्यभार एक ही हाईकोर्ट देख सकता है। जैसे गुवाहाटी की बात कर ले तो असम भी आता है, नागालैंड भी आता है, मिजोरम भी आता है और अरुणाचल प्रदेश है। इनका सर्वाधिक राज्य क्षेत्राधिकार इसी के पास है, गुवाहाटी के पास। देखिए इतने राज्यों का हाईकोर्ट है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ कि सबसे अधिक क्षेत्राधिकार किसके पास है। हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास है। हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि नियुक्ति कौन किया था, राष्ट्रपति किया था। हाईकोर्ट का जो जज है ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 226 मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें है रीट जारी करने की प्रावधान है। यही अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते थे तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जाते थे और हाई कोर्ट में 226 के तहत हम रीट जारी कर सकते हैं। इसमें क्या है, हाई कोर्ट में 5 से अधिक प्रकार की रीट जारी हम कर सकते हैं। वहां था बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रत्याश, ये जितने भी थे, ठीक है, उत्प्रेषण, निषेध, जितने भी थे, इनसे अतिरिक्त भी अगर कोई रीट जारी करना है तो आप हाई कोर्ट में प्रावधान है कि उससे अधिक प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट में ऐसे मुकदमे जो सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं, कौन कौन ऐसे मुकदमे हैं जो इसका प्रावधान डायरेक्ट हाईकोर्ट जाना है, ना कि जिला कोर्ट में जाना है। जैसे एमपी व एमएलए का मुकदमा हो, अगर किसी सांसद और विधायक का मुकदमा हो, सीधे कहाँ सुना जाएगा, हाई कोर्ट में। आपसी विवाद हो तो आसानी से सुलझ जाए। विवाह और तलाक का मुकदमा अगर चल रहा है तो सीधे कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ लेके जाना है, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। वसीयत का मुकदमा, अगर वसीयत संबंधित कोई मुकदमा है, उत्तराधिकार, ये भी मामला कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार का मामला है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। कोई पीआईएल का मुद्दा है, जनहित याचिका। जनहित याचिका के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, पीएन भागवती के समय आया था। ये क्या है, पीआईएल का कोई मुद्दा बनता है तब हम जा सकते हैं। पीआईएल का मुद्दा कब बनता है, पहला चीजें ध्यान दे दीजिएगा, पीआईएल का मुद्दा ये तभी बन पाता है जब समाज के लिए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए वो पीआईएल का मुद्दा नहीं बन सकता। जैसे या तो मजदूर यूनियन के लिए आ जाए, महिलाओं के लिए आ जाए, पुरुषों के लिए आ जाए, ये इसके लिए पीआईएल का पब्लिक के लिए आता है मुद्दा। जब देखा जाए ऐसे कोई मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, उसके लिए पीआईएल का प्रावधान हुआ और ये मुद्दे जाएंगे तो उनके पक्ष में, ये उनके फेवर में पीआईएल का मुद्दा आएगा। जैसे मजदूरों है, मजदूरों का अगर कोई यूनियन है और पीआईएल दायर करता है तो जो भी फैसला आएगा सभी मजदूरों के लिए होगा। इसी के तहत ही निजता का अधिकार के मामले में महिला आयोग ने
पीआईएल डाला था, जिसके तहत एडल्टी को हटाया गया 497 धारा, और शादीशुदा महिलाओं को भी ये प्रावधान दिया गया कि वो अपने मनपसंद या शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड रखने का प्रावधान है। लेकिन अगर हाँ साक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वो उसका पति उसे तलाक दे सकता है। ये पीआईएल के मुद्दे के तहत था। बहुत से ऐसे पीआईएल मुद्दा है जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है, एससी एसटी के अधिकार की बात करता है। ये सभी पीआईएल के मुद्दे बन सकते हैं। किसके खिलाफ पीआईएल का मुद्दा नहीं आ सकता? किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, जैसे डीएम है किसी जिले का, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, पुलिस के खिलाफ पीआईएल का मुद्दा बन जाता है। क्यों? अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये होता है कि यूपी पुलिस ने ये काम किया, बिहार पुलिस ने ये काम किया, लेकिन कोई डीएम से गलती हो गया, एसपी से गलती हो, एसपी नहीं डीएम से हो गया, तो कहते हैं फलाने यहाँ के डीएम ने एक गलत बिहेव किया, तो इनके खिलाफ नहीं आएगा। लेकिन पुलिस के खिलाफ पीआईएल का मुद्दा जरूर बन सकता है। तो ये साई वाले ध्यान दीजिएगा, ये पीआईएल इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कर्मचारियों से संबंधित स्थिति की जांच करना है तो कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। और हाँ ध्यान रखना है, अगर राज्य में कोई कंपनी है, कंपनियों का कोई विवाद हो जाता है, तभी ये डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। ध्यान दीजिए किस किस मुद्दे पे? एमपी और एमएलए का मुद्दा हो तभी हाई कोर्ट जा सकता है, विवाह व तलाक का मुद्दा है तभी जा सकता है, वसीयत का मुद्दा है यानी वो उत्तराधिकार का मामला है तभी जा सकता है, मूल अधिकार का मामला है तभी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, पीआईएल का पीआईएल का जो मुद्दा है तभी जा सकते हैं, कंपनी का विवाद है तभी जा सकते हैं, और कर्मचारियों से संबंधित किसी भी संवैधानिक स्थिति की जांच हो तभी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 233 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 233 यही कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय की चर्चा है। पहली चीजें ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, हाई कोर्ट की चर्चा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट 124, ये 214 और ये 233। देखिए इसमें क्या है, लगभग 90 का अंतर है। कहा था केंद्र सरकार राज्य सरकार में लगभग 90 का अंतर। तो ये तीनों याद रखिएगा, हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट 124 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233 में प्रावधान किया गया है। देखिए 65 वर्ष से पहले अगर किसी जज को हटाना है तो संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना होगा। ठीक है। हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की वेतन राज्य के संचित निधि से दी जाती है, और यही जब केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की जो संचित निधि है उससे दी जाती है। केंद्र की संचित निधि से सुप्रीम कोर्ट के जजों को दी जाती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के सदस्यों का राज्य संचित निधि से दी जाती है। अनुच्छेद 215 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 215 के अनुसार कहता है कि उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस में पूछा है, यूपी टीपीएससी में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, कह रहा है उच्च न्यायालय, और इसमें 129 में सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि ये अभिलेख न्यायालय होगा, यानी इसके सभी फैसले रिकॉर्ड करके रखे जाएंगे ताकि भविष्य में ये उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत किए जाएं और फैसले को आसान बनाया जाए, या कम समय, किसी भी मुद्दे पे कम समय लगाया जाए, ये रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं। सेम ऐसे अगर मुद्दे आते हैं तो एग्जाम्पल स्वरूप इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा अन्य न्यायाधीश के रूप में मिलकर किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करे रहेंगे। लेकिन नियुक्ति तो कर देते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 217 ये कहता है कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान का वर्णन है, इसमें 217। तो जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कैसे होगा? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं, सीजेआई, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, तीनों मिलके सिफारिश भेजते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और किसको किसको अपना शपथ दिलाएंगे वो? तो भेज देते हैं राज्यपाल के पास, जाओ उसी से शपथ ले लेना। लेकिन त्याग पत्र कहाँ देगा? ये त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कई बार पूछा हो गया है कि भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, ये भी ध्यान देना है। जिला न्यायालय, निचली अदालत, इसकी बात करते हैं। जिला न्यायालय को निचली अदालत कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं या तो लोअर कोर्ट कहते हैं, इससे नीचे न्यायालय नहीं है। इसमें दो तरह के कोर्ट बनाए गए, एक सिविल कोर्ट है, एक सेशन कोर्ट है। सिविल कोर्ट को व्यवहार न्यायालय कहते हैं और सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय कहते हैं। आपके जिले में भी देखते होंगे एक दीवानी कचहरी होगी, कलेक्ट्रेट कचहरी, दीवानी कचहरी, ऐसे करके दो बोले जाते हैं। तो जो न्यायालय है इसको कचहरी टाइप यानी लोअर कोर्ट है, जिला न्यायालय है, इसके प्रावधान है। देखिए जो सिविल कोर्ट है इसमें दीवानी मुकदमा चलता है और दीवानी मुकदमे में कौन आएगा, धन से संबंधित, जो धन से संबंधित मुद्दा होगा वो व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत यानी दीवानी मुकदमा होता है। जैसे जमीन का विवाद, दहेज संबंधी विवाद, वसीयत संबंधित विवाद, यानी जिसपे फाइन लगता हो, क्या लगे, जुर्माना लगता हो, न कि सजा दिया जाए, सजा का प्रावधान न हो, अगर सिर्फ जुर्माना की बात हो तो इसमें दीवानी मुकदमा चलता है। फौजदारी मुकदमे में हत्या की बात कर लें, डकैती, चोरी, लूट, धमकी, रेप, अपहरण, धोखा, ये जो भी चीजें हैं ये क्या होगा, धोखा, ये जो भी चीजें हैं ये क्या लगते हैं, इस पे लगते हैं फौजदारी मुकदमा और इसमें होता है सजा। इसमें धारा लगती है और धारा के तहत क्या होती है, सजा दी जाती है। ठीक है, इसमें और क्या आ जाएगा, जैसे राजस्व, सरकार का पैसा अगर आप चोरी कर लिए, लूट लिया जाए, बिजली का बिल, टैक्स चोरी, गाड़ियों पे चालान, ये भी आपके किस पे आएगा, दीवानी मुकदमा होता है। इसमें सजा नहीं होता है, गाड़ियों पे चालान नहीं है तो फाइन लग जाएगा। टैक्स चोरी करते हैं तब आपको सजा प्रावधान है, बिजली चोरी करेंगे फिर फाइन लग जाएगा, लूट यानी राजस्व का पैसा लूट लिए इस पे फाइन लग जाएगा, यानी ब्याज लगाती जाती है सरकार, फाइन लगा देती है, कनेक्शन काट देगी। ये भी चीजें किसमें आते हैं, गाड़ियों का चालान, टैक्स चोरी, बिजली का बिल, ये सरकार का कोई राजस्व नहीं आप जमा करते, ये भी दीवानी मुकदमे के अंतर्गत आता है। ठीक है, आते हैं अगले भाग पर, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो भी चीजें हैं भाग 6, ठीक है, भाग 6 हम समाप्त कर लिए। क्या है, भाग 6 समाप्त हो गया। भाग 7, भाग 7 को निरसित कर दिया गया, यानी भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। और भाग 7 समाप्त क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। इसमें जब भारत का संविधान बना था, ध्यान देना है, जो भारत का संविधान बना था उस समय ए बी सी करके अलग अलग कैटेगरी राज्यों का प्रावधान बनाया गया था। जैसे किसमें ब्रिटिश स्टेट आएंगे, किसमें प्रिंसली स्टेट आएंगे, किसमें देशी रियासतें आएंगी, किसमें क्या आएंगे, ये सारी चीजें जब ये रही ही नहीं, सभी राज्यों का गठन कर दिया गया, संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया, तो फिर ये कहाँ के राज्य रह गए, कोई राज्य नहीं रहा। इस भाग को निश्चित कर दिया गया। लेकिन मूल ढांचा सिद्धांत, मूल जो ढांचा सिद्धांत है 137, ये कहां बोलने वाला है, उसने कहा संविधान के भाग उतना ही रहेंगे, चाहे उसमें घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, लेकिन मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो नहीं समाप्त होगा। तो भाग 7 आज भी है, लेकिन उसके जो भी आर्टिकल हैं सबको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद भाग 8, भाग 8 ये है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। कौन है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अब तो बढ़ गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, ये हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादर नगर हवेली दमन एवं दीप हो गए। ये सभी क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं।
और केंद्र शासित प्रदेश बनने के पीछे उद्देश्य क्या है? या तो राज्यों का बहुत छोटा होना, सांस्कृतिक भिन्नता का होना, कोई पार्ट है जो विवादित हो गया वो होना, राष्ट्रीय धरोहर का मुद्दा होना, या तो मुख्य भूमि से सुदूर होना यानी बहुत दूर है जैसे अंडमान निकोबार। संस्कृति के आधार पर कौन बना? पुडुचेरी बन जाता है संस्कृति के आधार पर। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दिल्ली बन जाती है विरासत के रूप में, और छोटे छोटे अलग अलग पार्ट हैं तो इनको बना दिया जाता है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें आप याद रखते हैं तो एकदम बिल्कुल सही है। 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पंचायत का और ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी प्रावधान है भाग 9 में किया गया है। हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय